है उस शिक्षा नीति में जो अभी आपने कहा 5, 3, 3, 4 बिना, और बच्चे का एक जो हम कोर है उसकी सोचने की शक्ति हम उसको बढ़ाने इस तरीके की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उसकी एक बेसिक लर्निंग हो सके। तो अगर हम 5 और 3 दोनों को मिला करके देखें तो यहाँ के ऊपर बच्चे के दिमाग पर हम एक इस प्रकार का सृजन कर रहे हैं जिससे कि बच्चे की जो बेसिक ज़रूरतें हैं कि वो सोच सके, आगे बढ़ सके, उसका एक पूरे के पूरा जो विकास है वो सिर्फ शिक्षा से ही ना हो बल्कि एक संपूर्ण विकास हो सके, ये उस तरफ है। इसके बाद जो आगे के 3 साल हैं 6th, 7th और 8th की भी कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो दे सकते हैं, और क्लास 6 से बच्चा अगर किसी तरह की इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो इंटर्नशिप भी कर सकता है, जिसके मतलब हुए कि हम बच्चे का जो इंटरेस्ट है और बच्चे की जो ट्रेट है हम उस ट्रेट को यहां से ही डेवलप कर सकते हैं। विषय के ऊपर निपुणता ज्यादा आएगी। जी जी, इससे जो है कह रहे हैं उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी और उसकी जिस चीज में रुचि है जिस छात्र की, हाँ, वो उस चीज की प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले सके। जी, तो यहाँ के ऊपर जैसे जो 6th क्लास है यहाँ के ऊपर बच्चे कोडिंग करते हैं अभी, तो कोडिंग वो जो है क्लास 6 से ही इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। तो अब आप सोचिए आज अगर बच्चा निकलता है तो हमारे यहाँ जब इंजीनियरिंग कर लेता है माने 10 + 2 + 3, जब वो 15 साल पे पहुंच जाता है तब जाकर के वो जो है पहली कोडिंग कहीं कंपनी में कर सकता है। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत हम देख सकते हैं कि 6ठे क्लास में भी माने 5 + 3 8 साल के बाद 9वें साल पे भी वो बच्चा जो है अपनी कोडिंग कर सकता है। हो सकता है वो अच्छा प्लम्बर बनना चाहे तो वो भी यहाँ कर सकता है। और इसके बाद जो अगले हमारे पास 4 साल हैं 9th, 10th, 11th और 12th, यहाँ के ऊपर एक नया सिस्टम रखा गया है कि बच्चे के लिए तो हमने सेमेस्टर सिस्टम रख दिया है पहले 3 सालों में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, और 12वीं में हमने जो है बोर्ड की शिक्षा रखी है। तो ये एक नया सिस्टम है और इस सिस्टम में भी एक खास बात कर दी है कि बच्चे अगर चाहें तो वो 2 तरीके की शिक्षाओं को एक साथ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही चले गए और अगर साइंस में है तो साइंस में चले गए। वो लोग आपस में कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिससे कि वो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर अमित, बच्चों पर बस्ते का बोझ कैसे कम होगा? इसमें कहा गया बच्चों का बस्ते का बोझ कम होगा, रट्टा मार पढ़ाई से अब उनको राहत मिलेगी, खासतौर से जो अंकों के पीछे ज्यादा अंक लाने के लिए छात्र लगातार परेशान रहते थे, बोर्ड परीक्षाओं का जो भय रहता था छात्रों के अंदर, उसको सरकार ने कम करने की कोशिश की है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक पहल है। सरकार काफ़ी देर से ये नीति लेकर आई, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफ़ी प्रश्न भी विपक्ष और तमाम तरह से लोग उठाते रहे हैं। और जैसा कि आप इस बारे में बात भी हो रही है कि शिक्षा के एक सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इसमें खासकर बच्चों की स्कूली एजुकेशन जो की है अभी तक जो कि व्यवहार कहते हैं कि कुशल नहीं मानी जाती रही है। ज़्यादातर रटने पर, किताबी ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया गया है और बच्चों के व्यवहारिक जो उनकी खुद की जो लर्निंग है, जो खुद वो करना चाहते हैं उस पर जोर ना देकर उनकी एक किताबी और एक स्ट्रक्चरल जो एजुकेशन मॉडल है उसी का पालन किया गया है। इससे पहले भी जो शिक्षा नीतियाँ आई उन्होंने भी इस तरह के कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो सही तरीके से उन नीतियों को वो लागू नहीं कर पाए और जिसकी वजह से बच्चे निरंतर उस किताबों के बोझ से, उस बाहर से लगातार दबते चले गए और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है एक रटने की व्यवस्था बनती चली गई, किताबी ज्ञान की व्यवस्था बनती चली गई, व्यवहार से बहुत दूर होती चली गई और जिसकी वजह से समाज में तमाम तरह की चुनौतियाँ देखने में आती हैं। बच्चों के मूल्यों का, नैतिकता का गिरना, बच्चों में स्किल का ना होना, कोई कुशलता नहीं होती है। आज 12वीं तक का बच्चा अगर किसी भी कुशलता या किसी स्किल के विषय में अगर उससे जानकारी ली जाए तो शायद वो उससे महरूम है। तो अब जो नई शिक्षा व्यवस्था है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अब उस शिक्षा व्यवस्था में उस तरीके के परिवर्तन किए गए हैं ताकि बच्चा शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिकता और कुशलता दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और इस तरीके से वो अपने आने वाले भविष्य की चुनौतियों को और भावी रोजगार की संभावनाओं को अपनी शिक्षा के माध्यम से तलाश सके। तो शिक्षा और उसके व्यवसाय को भी उससे जोड़ा गया है। ऑक्यूपेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे जोर दिया
दिया गया है। तो इस तरीके से लर्निंग का जो पैटर्न है, जैसे कि अभी कल की शिक्षा व्यवस्था जो नीति पार्लियामेंट कमेटी के माध्यम से आई, उसमें कहा गया कि 9 भाषाओं में ई कंटेंट अवेलेबल होगा। ई कंटेंट अवेलेबल का मतलब है कि अब जिस तरीके से पहली जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कंठस्थ थी, लोग याद करते थे, फिर उसके बाद ग्रंथस्थ हो गई, लोग किताबों पर ज़्यादा रिलाय करने लगे। अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो एक तरीके से ई कंटेंट के माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से, और कहना चाहिए कि अंतरिक्षीय हो गई है एक तरीके से। इस तरीके से शिक्षा का टेक्नोलॉजी पर हम जा रहे हैं, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा इसमें। शिक्षा का विस्तारीकरण हो रहा है और शायद अब की जो शिक्षा है आने वाली भविष्य की तमाम उन चुनौतियों को हम देख सकेंगे। जैसे अभी कोविड-19 के समय बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस और तमाम इस तरह के ई कंटेंट साइट्स पे अवेलेबल कराना, इस तरह के, तो इन माध्यमों को भी हम एक अपनी शिक्षा में जगह दें और हम कैसे व्यवहारिक शिक्षा को बनाएं, इस पर नई शिक्षा नीति ने बहुत अच्छे से सुझाव दिए हैं और उसको लागू किया है। और उम्मीद है कि संसद में जल्दी से ये पास होगा और इस पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों को इस पर अपनी एक सहमति बनानी बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल। अजय जी, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, उनके बस्ते का बोझ देखते हैं, उन पर उनके माता पिता की जो उम्मीदें उनसे होती हैं उसको देखते हैं। आपको लगता है जो बच्चे में जो तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि अभिभावक कहता है कि उस सामने वाले से आपके नंबर कैसे कमाए, आपकी रैंक ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, आपके और ज़्यादा अच्छे नंबर आने चाहिए, लगातार दबाव पे दबाव बढ़ता जाता है। अब लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो छात्र है, हमारा जो बच्चा है, अब उससे तनाव से मुक्ति पा सकेगा। देखिए, अब तो जो पूरी शिक्षा नीति है, जैसा अभी हम कह भी रहे थे, आप देखिए क्लास 6 से ही जो है हमने ओपन कर दिए हैं बच्चे के इंटरेस्ट के ऑप्शंस। अभी तक बच्चा एक चीज़ में फंस जाता था, वो इस चीज़ में फंसता था। कुछ तो हमारे समाज में ये बातें और रीतियाँ सी रहती थी कि बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में चला जाए, ज़्यादा स्ट्रीम्स ही नहीं थी हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमने सारी स्ट्रीम्स के लिए ओपननेस कर दी है। हमने कहा तुम जिधर जो करना चाहते हो वो करो, तो उसका एक सर्वांगीण विकास हो सकता है। मैं एक बड़ा छोटा सा आपको एग्जाम्पल इसमें देता हूँ। हमारे यहाँ भारत में मैं व्यापार प्रबंधन पढ़ाता हूँ और व्यापार प्रबंधन में बहुत बार मैंने चाहा कि मैं व्यापार प्रबंधन की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर आगे किसी तरीके से बढ़ा सकूं, लेकिन मेरे पास क्योंकि हिस्ट्री का कोई कॉम्बिनेशन कहीं के ऊपर नहीं आया, तो मैं शायद व्यापार प्रबंधन की हिस्ट्री कभी जो है वो बना ही नहीं सका। आप इसी के चलते देखिए, जहाँ पे बीबीसी है, तो बीबीसी अपने जो चैनल लाता है और जो बातें करता है वो इसी के तहत करने लगता है और वो हिस्ट्री में चला जाता है। हमारी शिक्षा नीति ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया है कि जो जिस तरीके से जो चाहता है वो कर सके। तो अब बच्चों का एक ओवरऑल सर्वांगीण विकास हो रहा है। उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड में अब सिर्फ नंबर नहीं रह गए, उस रिपोर्ट कार्ड में उस बच्चे का पूरा किस तरीके से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर भी आ गई है बात। फिर उसके पास अब एंट्री और एग्जिट, जिसको हम बोल रहे हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का भी ऑप्शन आ गया है। तो हमने क्या कर दिया है कि तुम जब जिस सब्जेक्ट को भी पास करना चाहते हो तुम उस सब्जेक्ट को पास कर लो, और हमने डिजी लॉकर में तुम्हारा जो है जितना भी सब्जेक्ट हुआ है उसको रख दिया, और टोटल एक लेवल के आपने जब क्रेडिट्स पास कर लिए तो हमने कहा अब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, और उस कोर्स की एलिजिबिलिटी हमने जो है तब बना दी। तो अगर आप देखिए, हम कोई भी शिक्षा किस लिए देते हैं, हम शिक्षा इसलिए देते हैं जिससे कि उस शिक्षा से हम किसी प्रकार का कोई काम करवा सकें। अब ये पूरी की पूरी शिक्षा नीति इसी की तरफ हो गई है कि हम अलग अलग लेवल्स पे भी, अगर कोई स्टूडेंट हमारा जो है इतना परख हो चुका है कि वो एक तरीके की जो शिक्षा पा चुका है उससे कोई कार्य कर सके, तो वो कर सकता है। तो अब उसका बोझ कम हो गया ना पूरे का पूरा, वो किसी प्रकार भी उसका बोझ जो है अब नहीं रहा। जी अमित जी, परफॉर्मेंस का आकलन करने की नई पद्धति इसमें होगी जी। आप स्वयं का आकलन करेंगे, आपका सहपाठी छात्र होगा, फिर शिक्षक होगा, तो किस तरीके से देखते हैं इससे क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, एक तरह जो मानसिक दबाव बच्चों पर अंकों का रहता है, खासकर परीक्षाओं के बाद जिस तरीका का एक सामाजिक वातावरण बनने लगता है अंकों को लेकर, बच्चे एक परसेंटेज के प्रेशर में आने लगते हैं। तो इस शिक्षा नीति में इन विषय को बहुत अच्छे से देखा गया है कि बच्चों का उस जो मानसिक विकृतियां और तमाम तरह के जो बहुत सारे बच्चे गलत फैसले भी ले लेते हैं, उन तमाम चीज़ों को कैसे समाज से दूर किया जाए। तो इस शिक्षा नीति में इन तमाम चीज़ों को एक मल्टीपल तरीके से बच्चे को इवैल्यूएशन करने का तरीका सुझाया गया है, जिसमें क्लास टेस्ट से लेने के साथ साथ आपका सहपाठी, आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होगा।
और जिसमें अंकों को बहुत प्रमुखता न देकर बच्चे के सर्वांगीण विकास और सर्वसमावेशी जो शिक्षा का मूल मोटू है इस नई शिक्षा नीति में, उसको लेते हुए बच्चे का एक मूल्यांकन निश्चित किया जाए। इस पर नई शिक्षा नीति ज़्यादा जोर देती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत व्यावहारिक है। और आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं, आने वाली जब ये नीति सही मायने में समाज में लागू होगी और इसके बाद इसके बहुत ही सफल और सकारात्मक पहलू समाज में दिखाई देने लगेंगे कि एक जो होड़ है नंबरों की और एक तरीके का जो मानसिक विकार लोगों के भीतर पैदा हो जाता है नंबरों को लेके, वो खत्म होगा। डॉक्टर अजय, उच्च शिक्षा में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की बात कही गई है, उससे जो है कह रहे लगता है कि एडमिशन की प्रॉब्लम जो होती थी वो कुछ समाधान होती दिखेगी। देखिए, कॉमन एंट्रेंस के जो इश्यूज इसके अंदर आ गए, तो हम अब कर क्या रहे हैं, हम सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अब हम एक ही डंडे से हाँक भी रहे हैं। हमारे पास अभी 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस थे और एक ऑटोनॉमस कॉलेजेस हो गए, एक हमारे पास जो है वो रेगुलेटेड यूनिवर्सिटीज हो, इस तरीके का हमारे पास एक स्ट्रक्चर था। अब क्या है, अब हमारे पास एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। अभी तक परेशानी जो है वो एडमिशन्स की इसलिए होती थी कि हम कुछ इंस्टीट्यूशंस को तो मानते थे कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं, बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के ऊपर जाएंगे शायद वहाँ शिक्षा इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। लेकिन अब सबको एक ही डंडे से और एक ही आंख से देखा जा रहा है, तो एक ही आंख से देखने की वजह से अब हम इंस्टीट्यूशंस में बराबर की क्वालिटी को भी लेकर के आ रहे हैं। तो हम अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब कर देते हैं तो स्टूडेंट को भी ये परेशानी नहीं होगी कि इन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं वो और जो पढ़ाई का तरीका है उसमें कोई डिफरेंस होगा, तो वो भी अपनी यहाँ पे हो जाता है। इसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ेगा। एक और भी बात है, अब ये भी कहा जा रहा है इस शिक्षा नीति में कि हम शिक्षकों को जो बाकी कार्य के लिए अभी तक लगाया करते थे, अब शिक्षक बाकी कार्यों के लिए नहीं लगेंगे। तो वो जो हैं ज़्यादातर इस चीज़ के लिए लगेंगे कि जो उनका काम है शिक्षा का, तो वो अपना अध्ययन करें और अध्यापन करें। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए ना तो स्टूडेंट को परेशानी होगी, ना इंस्टीट्यूशन को परेशानी होनी चाहिए, और हमारे लिए सारे के सारे इंस्टीट्यूशन से होंगे, एजुकेशन बराबर से हो सकती है। डॉक्टर अमित, उच्च शिक्षा में जो बदलाव होने वाले हैं, बड़े बदलाव होने वाले, ग्रेजुएशन में 4 साल के बाद अब आप 1 साल में एमए कर लेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, किस तरीके की ये प्रक्रिया होगी? एक तो ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी गई है, जैसा कि अभी हम इस पे चर्चा भी कर रहे थे कि एक ही विषय को लेकर हम ग्रेजुएशन करते थे और फिर वो एक तरह का ज्ञान बच्चे को मिलता था और वो तमाम अन्य दुनिया के अन्य जो प्रभावी विज्ञान है उनसे वो अछूता रह जाता था। अब शिक्षा व्यवस्था जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें कि आपके क्रेडिट कोर्सेज रहेंगे, कुछ 10 आपके कोर कोर्सेज हैं, फिर 10 आपके ऑप्शनल कोर्सेज हैं, फिर सेकेंडरी ऑप्शनल कोर्सेज हैं। इसके माध्यम से क्या है कि बच्चे के पास एक वैरायटी ऑफ एजुकेशन है कि उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा किस क्षेत्र में क्या सीखना चाहता है, कैसा वो कैरियर परस्यू करना चाहता है आगे भविष्य में, उसके हिसाब से वो अपने कोर्सेज को ड्रॉप कर सकता है, वो अपने हिसाब से उन कोर्सेज को ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसके पास एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है शिक्षा के क्षेत्र में कि वो अपने रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उन चीज़ों को वो एडॉप्ट कर सकता है। तो ग्रेजुएशन को अब बहुत ही मल्टीपल तरीके से देखा गया है। अब जैसे कि उन्होंने एक व्यवस्था की है कि 3 साल के बाद अगर जो बच्चा ग्रेजुएशन छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है, और उसे ग्रेजुएशन जिसे मास्टर्स करना है वो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद उसे 1 साल का मास्टर्स करने के लिए परमिशन मिलेगी। मतलब इस तरीके से एक कोरिलेशन बनाया गया है हायर एजुकेशन को लेके। पहले का क्या था कि ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल का मास्टर्स, उसके बाद एमफिल, फिर पीएचडी, एक लंबा प्रोसेस शिक्षा में बनाया गया था जो कि बहुत लेथार्जिक था। अब हर कोर्स का दूसरे कोर्स के साथ एक लिंकअप किया गया है ताकि बच्चों का वो इंटरेस्ट पैदा हो सके अपने हायर एजुकेशन को। डॉक्टर अजय, बीच में जो जिन छात्रों की पढ़ाई छूट जाती है उनके लिए भी अब प्रावधान किया गया है कि 1 साल पे आपको सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा और 3 साल पे डिग्री रहेगी। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? इसमें असल में 2 बातें हैं। देखिए, क्या है कि जो छूट जाती है उसके बारे में जरा बाद में बात करते हैं। इसमें इसी तरीके से बनाया गया है कि 5+3+3+4 के बाद जो है बच्चे ने अगर पहले साल भी किया तो हमने उसे माना कि उसने वोकेशनल कोर्स कर लिया, तो पहले साल में भी उसकी डिग्री संपूर्ण है। दूसरे साल में अगर उसने करा तो उसको हमने मान लिया कि डिप्लोमा हो गया, और तीसरे साल अगर हमने कहा तो हमने कहा कि भाई ये इसकी डिग्री कंप्लीट हो गई, माने उसकी बैचलर्स की डिग्री 3 साल की यहाँ पे पूरी हो गई। अगर आप शोध में जाते हैं तो चौथे अब आप शोध में जाते हैं तो आप चौथे साल के लिए करिए। तो ये हमारा एक हिस्सा हो गया।
दूसरा हिस्सा इसका है कि बच्चा अगर जो है वो छोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि पहला साल जो है वो तीसरे साल में करे, माने दूसरे साल में जो उसने पहले साल काम किया था उसको वो जा करके और इंडस्ट्री में जा करके और ट्राई कर ले, तो उसने सेकेंड ईयर में ट्राई किया और फिर अपना जो सेकेंड ईयर बैचलर्स का है वो आकर के और कर सकता है जैसे ही वो तीसरे साल में आता है। तो पहले साल के क्रेडिट उसके डिजी लॉकर में चले गए, दूसरे साल में उसने काम कर लिया, तीसरे साल में आकर के उसने अपने डिप्लोमा के जो है क्रेडिट्स लिए, तो निरंतर उसकी कहीं के ऊपर अब डिग्री नहीं जो है वो जा रही। पहले हम इसके लिए क्या किया करते थे, हम कहते थे एक वो गैप कोर्स है या गैप ईयर है या ब्रिज कोर्स हमको करवाना पड़ता था, अब वो सब खत्म हो गया इसके हिसाब से। अब ये हो गया है कि आप शिक्षा जो है निरंतर ले रहे हैं और आप रुक रुक करके भी ले सकते हैं। हमारा मानना ये है कि आप अपनी शिक्षा अर्जित करते चले जाइए, जब आपको समय मिले शिक्षा अर्जित कीजिए और आप आगे बढ़िए। क्लास 6 से क्लास 8 तक जो प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाएगी, जी, जी। आप किस तरीके से देखते हैं? दुनिया के अन्य देशों से हम तुलना करते हैं, तो अब हमारा जो युवा निकल के आएगा जी। वो अब कहा जा रहा है कि अब वो बेरोजगार नहीं होगा। जी जी जी, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसलिए कि अगर हम देखें जो हमारा क्लास 6 है, क्लास 6 का बच्चा जो है उसका दिमाग जो है विकसित हो रहा होता है, विकारों से वो अपूर्ण होता है, विकार उसके दिमाग में नहीं आए होते, उसकी सोच जो है वो बड़ी अच्छी होती, वो कोशिश कर रहा होता है कि हम कैसे सारी चीज़ों का अर्जन कर सकें, और उसके अंदर एक इंटरेस्ट भी होता है कि वो कैसे जो है चीज़ों को और अपने आप को दिखा सके। तो अब हमारी शिक्षा नीति ऐसी आ गई है कि वो अगर क्लास 6 से दिखाना चाहता है तो इंडस्ट्री भी उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो हमने उसके अंदर एक ओपननेस क्रिएट कर दी। अच्छा, इससे बच्चे में क्या हुआ, बच्चे ने अपने आप को टेस्ट कर लिया, और बच्चे ने जब अपने आप को टेस्ट कर लिया तो अब समझ में आ गया कि भाई ये बच्चा जो है ये करना चाहता है, तो जो कुछ भी वो करना चाहता है उसने वहां पे किया, 6th 7th 8th अपना पूरे का पूरा उसने किया, करने के बाद उसी में आगे परसू करता चला गया, और उसे लगा कि कोई कमी है तो उसने 8th 9th वो 9th 10th 11th 12th में उन चीज़ों को बदल लिया और उसी के साथ में एमलगमेट करके आगे बढ़ गया। तो मेरी समझ से ये जो है बहुत अच्छा है। छोटा बच्चा भी एक व्यावसायिक ट्रेनिंग ले सकेगा, वो एक बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए। हमारे पास जो है कह रहे ढेर सारे ऑफर रहेंगे उसके लिए। अब आपकी एक छोटी सी और बात थी कि अंतरराष्ट्रीय जो है उसमें कैसे होता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जैसे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में अप्रेंटिसशिप पॉलिसी है। अप्रेंटिसशिप पॉलिसी के मतलब ये है, हमारे यहाँ तो चाइल्ड लेबर के तहत वो बच्चा काम ही नहीं कर पाता है, वहाँ के ऊपर उन्होंने अप्रेंटिसशिप पॉलिसी बना रखी कि बच्चा जो भी तरीके का किसी तरीके की कोई शिक्षा के साथ साथ अगर कोई स्किल चाहता है तो उसको मिल जाए। तो वो अप्रेंटिसशिप पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं थी। दर्जी को देख लीजिए, आज आपको हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम दर्जी मिल पाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो जब अपने बच्चे को 9 साल 10 साल से दुकान पर बिठाते थे तो हमारे यहाँ से लेबर मिनिस्ट्री के लोग आ सकते थे और आके कह सकते थे कि भाई तुम इस बच्चे को अपने यहाँ कैसे बिठाए हो, ये तो चाइल्ड लेबर है। अब हमने वो पॉलिसी में शायद क्लैरिटी कर दी है, क्लास 6 से वो बच्चा जो है अगर चाहे तो दर्जी की दुकान पर बैठ सकता है और कह सकता है कि मैं ये इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और वो सीख सकता है, डिजाइनिंग का काम कर रहा है, फैशन डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। डॉक्टर अमित जी, एमफिल को खत्म कर दिया गया है, अब आपको लगता है इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा आप छात्रों के लिए? देखिए, मास्टर्स के बाद एक एमफिल की 2 साल की डिग्री थी, यूजीसी ने उसे 2 साल के लिए अप्रूव किया था, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों ने इसे 1 साल में ही कन्वर्ट कर दिया। तो एक बहुत ही एनोमोली थी, मतलब जैसा कि बहुत सारे विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं और कहीं पे भी इस कोर्स को लेके एक जैसा कोर्स और एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। कुछ बच्चे मास्टर्स के बाद तुरंत पीएचडी में एनरोलमेंट हो रहे थे, कुछ बच्चे 2 साल का बीच में एमफिल कोर्स भी कर रहे थे, जिसका कि कोई एकेडमिक बहुत एक्सीलेंस या इस तरीके से कोई उसकी उपयोगिता नहीं दिखाई दे रही थी। तो इस बार शिक्षा नीति में इस विषय को देखा गया और समझा गया और एमफिल की डिग्री को ही स्क्रैप कर दिया गया। अब बच्चे मास्टर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और मास्टर्स के बाद साथ साथ पीएचडी का जो कोर्स है वो भी इंटीग्रेट करने की, आपस में जो एमलगमेट करने की कोशिश की है, ये एक अच्छा प्रयास है ताकि एक पूरे भारत में एक जैसी व्यवस्था, बिल्कुल एक जैसी व्यवस्था बने। बिल्कुल। यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई खत्म होंगे, अब जो है एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। किस तरह से देखते हैं अजय जी? देखिए, अभी तक जिस तरह से भारत जो है जो उभर रहा था 1947 के बाद, तो उसमें देखा गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमारे यहाँ जो रेगुलर शिक्षा है उसका ध्यान दे, तकनीकी शिक्षा के लिए हमने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन क्रिएट कर दी।
लेकिन अब इतना समय हो गया और हमारे पास इतने सारे नए नए प्रकार की टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, अब तो हम शिक्षा को एक आंख से देख सकते हैं। तो अगर हमने जो है एक शिक्षा मंत्रालय, जिसका जो है हमारा प्रपोजल है, हमारी समझ से अगर हम वही शिक्षा मंत्रालय बना करके और उसको जो है उसके तहत ही हम सारे का सारा कार्य करते हैं, तो इसके अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम इसी के तहत एक ही आंख से हम पूरी की पूरी अपनी शिक्षा को देख सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं। जो पुराना स्ट्रक्चर है हम यहाँ खत्म कर रहे हैं, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आगे हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से उसको डाइवर्सिफाई कर लेंगे, लेकिन ये एक बहुत सही समय है जिस वक्त हम सिर्फ एक शिक्षा मंत्रालय के तहत अपनी संपूर्ण शिक्षा को देखें और उसको आगे बढ़ाएं। हमें जी फीस पे नियंत्रण करने की बात कही गई, स्कूल और कॉलेजों की दोनों की, उस पर किस तरीके से निगरानी इसमें रहेगी आने वाले समय? जैसा कि अभी रेगुलेटरी कमेटी के बारे में बात हो रही, किस तरह का एक कमीशन जो बनने वाला है, ये फीस के एक व्यावहारिक एक जो है, मतलब जिससे कि विश्वविद्यालयों में, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे हैं कि अलग अलग स्तर हैं विश्वविद्यालयों के, अलग अलग स्तर में अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर है। अब जैसा कि मोदी सरकार चाहती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर चीज़ एक इंटीग्रेटेड हो, एक फ्रेमवर्क में आ जाए, तो इसी तरीके से फीस का भी एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि ग्रेजुएशन के लिए इतनी फीस होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए इतनी फीस होनी चाहिए, पीएचडी के लिए इतनी फीस होनी चाहिए, और प्राथमिक और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी फीस के पैटर्न को डिसाइड किया की भी तैयारी की जा रही है। जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी है, उसको भी शोध के क्षेत्र में किस तरीके से हम इसे और अच्छे तरीके से उस पर ध्यान रख सकें और उस पर अच्छे से कैसे काम कर सकें, इस पे बनाने के लिए एक संस्था का भी निर्माण होगा। बिल्कुल, और आने वाले समय में खास तौर से इस शिक्षा नीति के बाद ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया जाएगा और ढेर सारे बदलाव होंगे। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने हमारे साथ चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति से देश में बड़ा बदलाव होगा और हम एक नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं और एक ये बड़ा कदम साबित होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।